हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 20। इससे पहले ऑलरेडी 19 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदे प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? ऑप्शंस है संपत्ति, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस हैं कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड देश से के संविधान से ली गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरलैंड। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। ऑप्शन से उद्योग से, व्यापार से, कृषि से, सेवा से, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कृषि क्षेत्र से। और उद्योग ये द्वितीय क्षेत्र से है। और फिर सेवा ये तृतीय क्षेत्र से है। आप इतना ही ध्यान में रख सकते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र का संबंध ज्ञान पर आधारित अनुसंधान, शोध, सूचना और प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित है। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो पहला ये उद्योग ये है द्वितीयक, और ये तृतीयक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है कृषि का पिछड़ापन, परिवहन साधनों की कमी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है? ऑप्शंस है गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य, विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में मानचित्र में स्थान 1 गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में स्थित है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? ऑप्शंस है भानु प्रताप सिंह समिति, चरण सिंह समिति, वंशपाल समिति, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भानु प्रताप सिंह समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में एनएसएसओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शंस है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में एनएसएसओ सांख्यिकी एवं
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और NSSO का पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य से संबंध है। ठीक है, और आप ध्यान में रख सकते हैं कि 23 मई 2019 को NSSO और CSO का विलय कर NSO की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? ऑप्शन है 1920, 1934, 1962, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में आए भूकंप में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप वर्ष 1934 ईस्वी का भूकंप था। यह भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था। कब? 15 जनवरी 1934 को। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और इस भूकंप का एमपी सेंटर पूर्वी नेपाल में था। कहाँ था? एमपी सेंटर ये था पूर्वी नेपाल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, यहाँ पे की होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो सरोजिनी नायडू थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, और सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी। आप नहीं ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने इस प्रश्न को पिछले वीडियो में बता चुका है। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी है पिड्डीमारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पिड्डीमारी वेंकट सुब्बाराव थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि प्राप्त की थी। और फिर टैगोर ने गीतांजलि नामक उपन्यास की रचना की थी। ये कौन से टैगोर ने? रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि
नामक उपन्यास की रचना की थी और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना की थी। आनंद मठ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीट निर्धारित है? ऑप्शन है 16, 32, 40, 88, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सीट निर्धारित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 40। और बिहार में राज्यसभा में 16 सीट हैं। ये 16 सीट राज्यसभा में है। राज्यसभा में। और बिहार से लोकसभा में निर्धारित 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन है पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला पूर्णिया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और दरभंगा, सहरसा और कटिहार, ये सभी जिले भी जूट का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर भी। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन है पटना, गया, रोहतास, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और गर्मियों के दौरान गया का औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होता है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है? ऑप्शन है दमनगंगा, ताप्ती, गोदावरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दमनगंगा नदी दादर एवं नागर हवेली से होकर बहती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादर एवं नागर हवेली को भारत में 11 अगस्त 1961 में शामिल किया गया था। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर होगा, छलिया नृत्य किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और छलिया या छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? कुमायूं क्षेत्र का। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि छलिया नृत्य का प्रारूप है विशु नृत्य, सराव, फिर रण नृत्य, वीरांगना और फिर सौका शैली। ये सभी छलिया नृत्य का प्रारूप है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? ऑप्शन है टेपवॉर, लीवर फ्लूक, स्पंज, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पंज श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पंज। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि स्पंज संघ पोरिफेरा के जीव हैं। किसके? ये पोरिफेरा के जीव हैं। और इस संघ के जीव में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। और इस संघ के जीव में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये कोशिकीय जीव ये होते हैं। आप इतना ही ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? ऑप्शन है CO2, P4, CH4, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो P4 एक विषम परमाणु अणु नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, P4। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि श्वेत फास्फोरस के अणु के चारों फास्फोरस परमाणु एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोण पर स्थित होते हैं और प्रत्येक फास्फोरस परमाणु 3 अन्य फास्फोरस परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, ऊंचाई, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊंचाई। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु की एक विशिष्ट अवस्था है जिसके कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। और बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। कौन सा? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा एक क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है P = mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान है और g है गुरुत्वीय जनित त्वरण और h है ऊंचाई। आपको ये ध्यान में रखनी है। और तने हुए तीर या तने हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। कौन सा? तने हुए तीर और तने हुए गुलेल, ये दोनों में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है? ऑप्शंस हैं गैस, तरल, ठोस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि का प्रसार ठोस में अधिकतम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि ठोस का प्रसार गैस में न्यूनतम होता है। गैस में न्यूनतम। और ध्वनि का प्रसार द्रव में ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि ठोस से कम और गैस से अधिक। ठीक है, तो आप इतना ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इसके लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।